दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों हम इकोनॉमी देख रहे थे, तो आज हम इकोनॉमी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम टॉपिक देखेंगे एफआरबीएम अधिनियम। एफआरबीएम की फुल फॉर्म होती है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो 1991 का बीओपी क्राइसिस पे मैं एक वीडियो बनाया था, भुगतान संतुलन पे, भुगतान संतुलन के संकट पे, वहां पर मैं उसके कारण भी डिस्कस किए थे कि किन किन कारणों से 1991 में इंडिया को भुगतान संतुलन के संकट का सामना करना पड़ा था। ठीक है, उन कारणों में से एक कारण था कि जो फिस्कल डेफिसिट थी इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। 1980 से लेके 1991 तक फिस्कल डेफिसिट कंटिन्यूस बढ़ रही थी। 1991 में ये हो गई थी 13% ऑफ जीडीपी। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट होती है कि जो लोन है गवर्नमेंट के ऊपर, जो लायबिलिटी है, गवर्नमेंट ने जो लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सस्टेनेबल नहीं होती है। 13% ऑफ जीडीपी, ये जो फिस्कल डेफिसिट है, ये सस्टेनेबल नहीं होती है, तो बैंकरप्ट होने का खतरा रहता है। तो ये आइडियल फॉर्म में होना चाहिए 3% ऑफ जीडीपी, और ये पहुंच गई थी 13 के कंपेरिजन में। तो जब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, उनमें से एक कारण ये भी था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का। तो इंडिया गया आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में मदद करने के लिए अपने सदस्य देशों को लोन देता है, पैसा देता है। ठीक है, तो आईएमएफ ने भारत की मदद की, वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की मदद की, हेल्प की। पर ये जो हेल्प थी, ये विद कंडीशन आई थी, सशर्त आई थी। ठीक है, सशर्त आई थी ये मदद। उसमें से एक शर्त क्या थी? एक शर्त थी फिस्कल कंसोलिडेशन। इसने इंडियन गवर्नमेंट से कहा, आईएमएफ ने, कि आप फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पर चलेंगे, कि आप ये जो आपकी फिस्कल डेफिसिट है 13.7% ऑफ जीडीपी, इसको आप कम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि ये 3% ऑफ जीडीपी के लेवल पर आ जाए, यानी कि सस्टेनेबल हो जाए। ठीक है, तो इंडिया ने 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, जिसको एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी हमारे सिलेबस में, उसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए 91 के, उसमें से एक स्टेप था फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन। ठीक है, परंतु तब 91 में इसका के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं था। कानूनी प्रावधान नहीं था, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको टारगेट हालांकि डिक्लेयर करती थी बजट में, पर उसको टारगेट को अचीव करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं करती थी। तो उसके लिए 2003 में एक कानून बनाया गया, ताकि गवर्नमेंट पर एक लीगली बाइंडिंग रहे कि गवर्नमेंट प्रयास करे फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए। तो उसका कानून बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा। उस कानून का नाम है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। ये 26 अगस्त 2003 को लागू हो गया कानून। ठीक है, सरकार के राजकोषीय उत्तरदायित्व को एक कानूनी आधार प्रदान करने के लिए, इससे पहले भी सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन पर काम कर रही थी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की शर्तों को पूरा करने के लिए, एज ए पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, और या एज ए पार्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी। ठीक है, परंतु कोई कानूनी प्रावधान नहीं था, तो इस एक्ट से उसको एक कानूनी आधार मिल गया। ठीक है, एक विधिक और संस्थागत ढांचा बन गया इससे। ठीक है, जो राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए वार्षिक लक्ष्यों की घोषणा करने। अब गवर्नमेंट वार्षिक लक्ष्यों की घोषणा करती है रिवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के लिए, और उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेगी उसके लिए रणनीति बनाती है, और उस रणनीति के तहत कार्य करती है। ये इस एक्ट में है। इस एक्ट में मतलब गवर्नमेंट को कानूनी रूप से बाध्य किया गया कि गवर्नमेंट हर साल फिस्कल डेफिसिट और रिवेन्यू डेफिसिट के लिए टारगेट डिक्लेयर करे कि कितने % तक इसे सीमित रखना है, और उसको अचीव करने के लिए एक रणनीति बनाए। उस रणनीति का क्रियान्वयन करके उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। ये इस कानून में है। अब इस कानून की आप मुख्य विशेषताएं देख लो। एफआरबीएम अधिनियम 2003 की मुख्य विशेषताएं, इसमें यह था कि जो राजस्व घाटा होता है, रिवेन्यू डेफिसिट, इसको 31 मार्च 2008 तक समाप्त करना है, मतलब 0% कर देना है। ठीक है, 0% ऑफ जीडीपी।
बजट के साथ 3 अन्य विवरण प्रस्तुत करने हैं। वो 3 अन्य विवरण क्या होंगे? मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति से संबंधित रणनीतियों का विवरण और समष्टि अर्थशास्त्र संबंधी रूपरेखा। ये 3 रिपोर्ट और गवर्नमेंट बजट के साथ डिक्लेयर करेगी हर साल। राजकोषीय घाटे को 31 मार्च 2008 तक जीडीपी के 3% से कम करना है। जो मैं आपको बता रहा था कि जीडीपी का 3% होता है सस्टेनेबल लेवल, तो फिस्कल डेफिसिट को 3% से कम करना है। प्रतिवर्ष 0.3% या उससे अधिक कम करना है। देखो इसमें क्या था, यह आया 2003 में कानून। तो इसमें क्या हुआ कि 2004 के बजट से ये लागू हुआ। तो 2004 के बजट से प्रतिवर्ष फिस्कल डेफिसिट को 0.3% प्रतिवर्ष कम करना था, ताकि 31 मार्च 2018 तक ये 3% से कम हो जाए, जीडीपी के 3% से कम हो जाए। और 31 मार्च 2008 तक राजस्व घाटा कितना हो जाए? 0% हो जाए। ठीक है। अब इस कानून में यह भी प्रावधान किया गया कि अगर कोई विशेष परिस्थितियां आ जाए तो उन परिस्थितियों में गवर्नमेंट को छूट है। जैसे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दा आ जाए, जैसे मान लिया भाई किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है, पाकिस्तान, चाइना, हमारे तो ऐसे महानुभाव पड़ोसी देश है, कभी भी युद्ध हो सकता है। तो ऐसी युद्ध जैसी स्थिति में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति के लिए छूट दी गई। कोई आपदा आ जाए, आपदा जैसे कि कोविड वगैरह है, कोविड वगैरह में गवर्नमेंट का खर्च बढ़ गया था, तो फिस्कल डेफिसिट 3% के टारगेट को क्रॉस कर गई थी। कोई राष्ट्रीय संकट आ जाए, तो अगर इस टाइप की कोई स्थिति पैदा हो जाए तो उस स्थिति में छूट है सरकार को। एक बात कही कि केवल अर्थोपाय अग्रिम के माध्यम से आरबीआई से ऋण, जो गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है अपनी फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, तो वो केवल अर्थोपाय अग्रिम के माध्यम से लेगी। इसकी फुल फॉर्म होती है वेज एंड मीन एडवांसेज, WMA, वेज एंड मीन एडवांसेज। ये 97 में लाया गया था इसको। तो वेज एंड मीन एडवांसेस के माध्यम से ही गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेगी, किसी और माध्यम से नहीं लेगी। ठीक है, केवल अर्थोपाय अग्रिम के माध्यम से गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेगी। प्राप्तियों एवं व्यय की त्रैमासिक समीक्षा करनी है। वित्त मंत्री को यह दायित्व सौंपा गया कि जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है उनकी क्वार्टरली रिव्यू करे और संसद के समक्ष उस रिव्यू को पेश करे। ठीक है। और 2004-05 में जीडीपी के 9% से अधिक अतिरिक्त देयता का सृजन ना करना। ये कहा गया कि 2004-05 में जो लायबिलिटी बढ़ेगी गवर्नमेंट की, वो जीडीपी से के 9% से ज़्यादा ना बढ़े, और उसके बाद उसे लायबिलिटी को प्रतिवर्ष 1% कम करना। जो वो जीडीपी का परसेंट है, सपोज मान लिया 50% ऑफ द जीडीपी है गवर्नमेंट का डेब्ट, तो उसे अगले साल 49 कर दे, फिर 48, फिर 47, ऐसे करके उसको कम करते रहे गवर्नमेंट की लायबिलिटी को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर ये जो लक्ष्य वर्ष था, ये 31 मार्च 2008 था ना, उसमें डेट FRBM एक्ट में 31 मार्च 2008 तक वो लक्ष्य प्राप्त करने थे। तो फिर उसकी डेट बढ़ा दी गई थी, लक्ष्य की डेट बढ़ाकर कर दी गई थी 2008-09, मतलब 31/3/2009 कर दी गई थी। परंतु FRBM एक्ट के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। जो FRBM एक्ट के टारगेट थे उनको प्राप्त नहीं किया जा सका। क्यों नहीं किया जा सका उसको हम देखते हैं। वो कारण क्या है? तो वो कारण थे वैश्विक मंदी, ग्लोबल रिसेशन आ गया 2008-09 के आसपास। ग्लोबल रिसेशन भी आया और डॉलर बेहद स्ट्रॉन्ग था। उस टाइम पे 38 रुपीज़ का $1 होता था, 38 रुपीज़ इक्वल टू $1। तो जो एक्सपोर्टर्स थे उनकी इनकम घट गई थी। जैसे आईटी कंपनीज 80-90 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट उस टाइम पर करती थी, तो उनकी इनकम घट गई थी एक्सपोर्टर्स की। अमेरिका में सब प्राइम संकट आ गया था। इसी अमेरिका के सब प्राइम संकट से वैश्विक मंदी आई थी। यूरो जोन में ऋण संकट आ गया था। ग्रीस एक देश है, ग्रीस में संकट आ गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस। और 2008 में ऋण माफी योजना आई थी। ये पहली बार आई थी ऋण माफी योजना, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 68,000 करोड़ रुपए का किसानों का लोन माफ किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था, 68,000 करोड़ रुपए। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट पूरा नहीं हो पाया। छठे और 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, तब तो छठा वेतन आयोग था, 7वां तो बाद में आया तो छठा लिखेंगे।
अरे ये तो वैश्विक कारण थे, अमेरिकी सबप्राइम संकट, सबप्राइम क्राइसिस, यूरोजोन ऋण संकट, ग्रीस संकट, वैश्विक मंदी। और घरेलू कारणों में ये थे ऋण माफी योजना, 68,000 करोड़ की जो कृषकों का ऋण माफ किया गया था। मनरेगा 2006 में आया था, तो मनरेगा की वजह से गवर्नमेंट पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था। सब्सिडी बहुत बढ़ रही थी, सब्सिडी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था। डिफेंस एक्सपेंडिचर होता भी ऐसा है कि उसको कम भी नहीं कर सकते। हमारे पड़ोसी देश ऐसे हैं कि कभी भी युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर एक तरह से मैंडेटरी एक्सपेंडिचर है। और मंदी से बाहर निकलने के लिए आर्थिक पैकेज, जो ये मंदी थी 2008-9 की ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, वैश्विक मंदी जो अमेरिकी सबप्राइम संकट से उपजी थी, इस मंदी से बाहर निकलने के लिए सरकार ने इकोनॉमिक पैकेजेस डिक्लेयर किए। तो इकोनॉमिक पैकेजेस डिक्लेयर करने में टैक्सेस कम किए, तो गवर्नमेंट की इनकम घट गई थी। तो इन सब कारणों से FRBM एक्ट के टारगेट अचीव नहीं किए जा सके। तो फिर क्या होता है इसके बाद, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद जब नई सरकार आती है 2014 में, तो फिर वो एक समिति बनाती है, एनके सिंह कमेटी। तो एनके सिंह कमेटी FRBM को रिव्यू करती है, उसके बाद वो अपनी सिफारिशें देती हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में गवर्नमेंट को कैसे चलना चाहिए ताकि FRBM एक्ट के लक्ष्य अचीव किए जा सके। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे FRBM अधिनियम को रिव्यू करने के लिए बनाई गई एनके सिंह समिति। तब तक के लिए धन्यवाद।